नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जेएसएससी और बिहार एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन +2 लेवल पे, 10th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे आगामी दिनों में होने वाले हैं, जैसे कक्षपाल की वैकेंसी हो गई या एलडीसी हो, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा हो, आपका बिहार एसएससी +2 सीजीएल 4 है, आपका बिहार पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज क्लास नंबर 3 होने वाला है। क्लास 1 क्लास 2 का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि देखिए आप पेड क्लास बहुत जगह से कर भी रहे होंगे, किए भी होंगे, लेकिन ये जो फ्री क्लास आपको अभी दी जा रही है, सबसे खासियत जो कंटेंट की क्वालिटी रहेगी, कंसेप्ट जो आपको दिया रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक चीज याद भी कराया जाएगा। इन तीनों चीजों को आपको अगर एक बार आप कंपैरिजन करिएगा पेड क्लासेस में, तो मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं भाई 100% के साथ कि आपको बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप जहां से पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, हम आपके सपोर्ट में हैं, हमारा हर एक शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन एक बार सिस्टमेटिक वे में हमारे साथ करिए, ठीक है। जहां से पढ़ रहे वो भी करिए, ये भी करिए, लेकिन खुद बहुत नई चीजें, बहुत एक्स्ट्रा चीजें, बहुत अधिक कंसेप्चुअली वे में, और हर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रहेगा जीके में। तो एक आपका सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट में आप जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो देखने के बाद जरूर अगर कंटेंट अच्छा लगता है, और मैं 100% कहता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, और लाइक करके ही जाएंगे, ठीक है, बिना देर के हुए। और जो कहते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग जिनको डाउट रहता है, तो हमारा एप्लीकेशन जहां सिस्टमैटिक वे में हर सब्जेक्ट, हर एग्जामिनेशन को कवर कराया गया है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, जैसे कि आपको पता है, सिलेबस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया जीके में, सबसे पहले हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा वेटेज होता है हर एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया उसको खत्म करते हैं। उससे पहले देखिए हमने आपको बता दिया था चलिए मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट एक बार रिवीजन भी। देखिए जो मैंने आपको बोला कि 2 सवाल आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल है भाई, और आप बहुत सारे आप जगह पढ़े भी होंगे तो ये आपको बताया भी नहीं गया होगा। देखिए जो यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना हुई थी उनका क्रम आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी यूरोपीय कंपनी कहने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा एकदम बता दूं। देखिए जो यूरोपीय कंपनी है ये बनाई किस लिए जा रही थी भाई, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। किसके लिए, मेनली मसाले की खेती, मसाले का उत्पादन या मसाले का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ठंडे प्रदेश गर्म प्रदेश का कंसेप्ट याद होगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले जो कंपनी बनेगी जिस देश ने बनाई वो कौन सी थी, वो पुर्तगाली थे, ठीक है। तो चलिए देखते चलते हैं। सबसे पहले जो स्टैब्लिशमेंट, याद रखना स्थापना का पॉइंट याद रखना, क्रम। सबसे पहले स्थापना किसने किया, पुर्तगालियों ने 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके जस्ट 100 साल के बाद, ठीक है ना, लगभग 102 साल के बाद अंग्रेजों ने भी देखा कि काफी अधिक प्रॉफिट पुर्तगालियों ने कमाया है भारत के साथ ट्रेड करके, तो हमें भी भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, इसलिए 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो दूसरे नंबर में स्थापना का क्रम याद हो गया, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरे नंबर में डचों ने, डच कौन होता है भाई, डच बोलने का मतलब हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी को कहते हैं। इन्होंने भी देखा कि भाई अंग्रेज भी जा रहे ट्रेड करने के लिए, पुर्तगाली काफी गरीब देश जो भारत के साथ ट्रेड करने के बाद इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, तो हमें भी व्यापार करना चाहिए। तो डचों ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट तीसरे नंबर में आकर के किए 1602 में। फिर डेनिश यानी कि डेनमार्क के निवासी को कहते हैं, इन्होंने 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और देन 1664 अंतिम में जो फ्रांस ने अपनी एक कंपनी बनाई जो भारत के साथ व्यापार करेगा। तो ये सीक्वेंस याद हो गया, पहले में पुर्तगाली कंपनी का स्थापना किया, दूसरे में अंग्रेज किए, फिर डच, और फिर डेनिश और फ्रांस। लेकिन भारत इन कंपनियों को जो भेजा गया उसका क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना, यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगमन का क्रम क्या। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 में स्टैब्लिशमेंट किया, इन्होंने 1498 में भारत भेज भी दिया, तो पहले कौन आ गया, पुर्तगाली। लेकिन डच का देखिए मैंने आपको बताया कब, 1602 में गठन किया है, और अंग्रेज 1600 में गठन कर लिया था। लेकिन अंग्रेज कब भेजे हैं, तीसरे नंबर पे ये आएंगे 1608 में, और डच 1602 में बनाया, और डच ने 1602 में ही भेज दिया था। यही बस सीक्वेंस है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये याद रखना है। बाकी डेनिश 1616 में स्टैब्लिश, 1616 में भारत आएंगे, उसके बाद फ्रांस। तो ये क्रम याद हो गया। चलिए अब सबसे पहले हमने कहा कि हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे पढ़ेंगे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फटाफट मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराते चलता हूँ। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ये व्यापारिक कोठी है, ये मैंने आपको मैप के साथ सारी चीजें बताई भी है, फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए
सबसे पहला पॉइंट कि पुर्तगालियों का अगर पहला व्यापारिक कोठी आपसे अगर पूछा जाएगा तो कहां पे स्टैब्लिशमेंट किया गया था, 1503 में, ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा। कहां पे? केरल के कोचिन में। क्लियर है भाई? केरल के कोचिन यानी कि पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया आपका? पश्चिमी घाट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? पश्चिमी घाट। तो पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों का केरल के कोचिन 1503 में वास्को डी गामा के द्वारा स्थापना किया गया था। अच्छा, 3 गवर्नर का नाम याद रखना है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, दूसरा हो गया अल्बुकुर्क और तीसरा हो गया निनो डी कुना। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1505 में एक किले का गठन किया था केरल में ही, ठीक है, केरल के कहां पे, कौन सा नगर? तो कन्नूर नगर में, जिस किले का नाम है सेंट एंजेलो फोर्ट। तो पूछा जाएगा 2 सवाल, सेंट एंजेलो फोर्ट कहां है? केरल के कन्नूर नगर में। कब स्थापना किया गया? 1505 में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के जो पहले गवर्नर बन के आए थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 से लेके 1509 इनका कार्यकाल था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई? नीले जल की नीति भी अपनाई हुई थी। चलिए खैर उतना डिटेल नहीं करेंगे, फटाफट पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरी व्यापारिक कोठी को मैप में। ये हो गया। इसके बाद जो दूसरे गवर्नर बन के आए, कौन? अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क का जो कार्यकाल था कब से कब था भाई? 1509 से लेकर के 1529 तक, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से क्या किया? गोवा छीन लिया, ठीक है। और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में भी अपनी क्या कर ली? व्यापारिक कोठी बना ली। और तीसरे नंबर में जो आपके गवर्नर बन के आए निनो डी कुना, इन्होंने क्या किया? अच्छा, इससे पहले भी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और अल्बुकुर्क ने पुर्तगालियों का अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा था? तो कोचिन में ही रखा था। लेकिन 1530 में इसको क्या किया? गोवा को निनो डी कुना ने क्या किया? हेडक्वार्टर बना लिया था। याद करिएगा, ये सब मैंने बताया। पूछेगा कि पुर्तगालियों का वो कौन सा गवर्नर है, या फिर पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था कोचिन से गोवा कब शिफ्ट हुआ, किसने किया? 1530 में। किसने? जो तीसरे गवर्नर थे निनो डी कुना ने किया था। बम्बई भी इनका विस्तार हो चुका था, लेकिन याद रखना है। अच्छा चलिए, उसके बाद भी गुजरात में देखा जाए तो बेसिन, दमन दीव में भी इनका पूरा व्यापारिक कोठी विस्तार हो चुका था। साथ के साथ यहाँ पे तमिलनाडु में सेंथोमा में भी इनकी अपनी व्यापारिक कोठी, और बंगाल में आपका हुगली और चट्टगांव में, ठीक है, हुगली और चट्टगांव में भी इनका क्या हो चुका था? व्यापारिक कोठी। तो बंगाल की खाड़ी में अगर आपसे पूछ लेगा जो व्यापार करते तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, किस बंदरगाह से? तो हुगली और चट्टगांव से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो हुगली बंदरगाह और चट्टगांव जो बांग्लादेश में है, और हुगली जो वेस्ट बंगाल में, यहाँ से ये क्या करते थे? बंगाल की खाड़ी में बहुत अधिक लूटपाट करते थे। मतलब कोई भी जहाज देख लेता था किसी भी देश का तो उसको पूरी तरह से लूटपाट कर लेते थे। तो इसी कारण इससे परेशान हो गए। यहाँ तक कि भारत के जो भी शासक थे, जो राजा थे, जो रूल कर रहे थे मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, वो लोग भी अगर यहाँ आते तो उनका भी जहाज को लूटपाट कर लेते। तो ये देखते हुए जो यहाँ पे शाहजहां थे, शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली जो बंदरगाह वो छीन लिया, और चट्टगांव किसने छीन लिया? आपका औरंगजेब ने। ये पूछेगा आपसे, ये सब मैंने कल करवा रखा, ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो कोचिन जो आप देख रहे हैं, कोचिन को किसने छीन लिया? डचों ने छीन लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। तो डच कहाँ चला गया? अब देखिए केरल कहाँ चला, मतलब कोचिन जो है अब ये किसके पास चल चुका है? डच के पास जा चुका है। हुगली शाहजहां के पास जा चुका है। चटगांव किसके पास जा चुका है? औरंगजेब के पास जा चुका है, ठीक है। बम्बई क्या कर दिया गया है? दहेज में दे दिया है। पुर्तगाली की जो रानी की, जो कैथरीन की जो विवाह हुई थी, उसके विवाह में ही जो अंग्रेज के जो राजा थे उनको ही क्या कर दिया गया? गिफ्ट यानी कि दहेज में दे दिया। बस अब इधर आपका सेंथोमा भी इनके हाथ से जा चुका था। बस अब जो पुर्तगालियों के हाथ में रहा व्यापारिक कोठी अधिकार क्षेत्र, एक तो रहा गोवा, ठीक है, और बाकी रहा दीव, दमन और बेसिन भी मराठों ने से छीन लिया, ठीक है। तो चलिए फाइनल हो गया आपका ये पूरा लॉक, पूरा रिवीजन मैंने करवा दिया भाई। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सके अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ से इन सारी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं। तो देखिए पुर्तगालियों का जो व्यापारिक कोठी का जो विस्तार था वो आपको समझ में आ गया, मैप में पूरा याद हो गया, कब है, डेट के साथ पहली व्यापारिक कोठी, कौन सा किला कहाँ पे है, ये भी है। अब यानी अंतिम में बस जो पुर्तगालियों के हाथ में बचा कौन था? एक तो आपका गोवा था, ठीक है, और बाकी आपका कौन था? एक दीव था और एक दमन। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली और अंतिम में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। इस गोवा, दमन, दीव को पुर्तगाल कब छोड़ते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से? तो 1961 में। क्लियर है? तो पुर्तगालियों का सारा चीज मैंने रिवीजन करा दिया भाई। एक बार फटाफट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंने हाईलाइट भी कर रखा पुर्तगालियों का जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए वास्को डी गामा 3 बार भारत आए, एक बार तो 20 मई 17 मई याद रखना, ये मैंने बताया है डेट के साथ। 1502 और 1524 में आए हैं। 1500 में दूसरा जो पुर्तगाली व्यक्ति कौन है? कैब्राल आए हैं। कोचीन में पहला व्यापारिक कोठी वास्को डी गामा।
पहला देखिए गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, कार्टेज पद्धति इन्होंने चलाया था, नीले जल की नीति, ठीक है। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थापना इसने किया था। कोचीन में हेडक्वार्टर रखा, अल्बुकुर्क रहा, इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो यही था। गोवा को जीता इसने, लेकिन अपना हेडक्वार्टर कोचीन में रखा। नेक्स्ट नीनो डी कूना था, इसने क्या किया था, गोवा को शिफ्ट कर दिया था, मुख्यालय बना लिया था कोचीन से 1530 में। और फिर गुजरात के जो शासक थे बाज बहादुर से इन्होंने बेसिन और दमन दीव को भी छीन लिया था, ठीक है। और जो देन में आपको जो ये तो व्यापारी कोटि मैंने याद करा दिया है भाई। बाकी चलिए ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम लोग आएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। यानी अब हम लोग जो दूसरे जो देश हैं यूरोप के, ठीक है, डचों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और फिर उसको भी हम लोग याद कर लेंगे इसी प्रकार से। तो पुर्तगालियों का कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आपको। अब मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाली से एक भी सवाल अब आपका छूटेगा। पूरा मैप में मैंने ये व्यापारिक कोटि याद होना चाहिए भाई, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा आए और अपने साथ वो क्या गए थे भाई, काली मिर्च को लेकर के गया था, जिसका काफी ज्यादा उनको मुनाफा मिला। देन वो फिर वहां से क्या किए, वापस आएंगे, ठीक है। 1500 में वापस, सॉरी 1502 में, 1500 में तो दूसरे पुर्तगाली आए थे, कौन, कैब्राल आए थे। 1502 में फिर से वास्को डी गामा आया और उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डच के बारे में, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए चीजों को अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो फिर जीके में कोई मतलब नहीं बनेगा। याद करने का मतलब भाई ये नहीं भाई वन लाइनर इस तरह से मैंने आपको याद नहीं कराया है। अच्छा 1453 में कुछ तो दुनिया का पतन हो गया, ऐसे याद करेंगे, याद कभी रहेगा नहीं, बस अभी तक ही याद रहेगा। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको याद कराया मैप में समझाते हुए हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में, अगर पूरा क्लास, आज तो मैंने बस आपका रिवीजन कराया भाई। तो चलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डच के बारे में मैंने आपको बताया भी था। डच जो कह रहे हैं किसको कहते हैं, जो हॉलैंड है ना, ठीक है, हॉलैंड हो चाहे आपका नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड, इनके जो निवासी होते हैं, ठीक है, इनके निवासी को ही क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। पहला पॉइंट ये याद हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली जो था आपका, ठीक है, एक गरीब देश है, लेकिन जब भारत के साथ ये व्यापार करना शुरुआत किया 1498 से ही, इनकी पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में स्टैब्लिशमेंट होकर करने लगा, तो इसकी जो सिचुएशन थी बहुत अच्छी होने लगी। इसको देखा देखी में ही जो बाकी यूरोपीय देश हैं, जैसे अंग्रेज हो गए, फ्रांस हो गया, डेनिश हो गया, डच ने भी क्या किया, अपनी एक कंपनी का स्थापना किया ताकि वो भारत के साथ ट्रेड कर सके। तो डच की जो सरकार है वहां पे संसद में एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, प्रस्ताव लाया गया कि जो एक कंपनी का गठन किया जाएगा, ठीक है, यानी जिस कंपनी का नाम रखा गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या नाम रखा गया, वैसे और भी अगर डिटेल में जाएंगे तो इनका कंपनी का नाम रखा गया था वेरिंगडे, ठीक है, वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी, ठीक है, वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। इनका इस प्रकार से लोगो भी बनाया गया था, तो उतना जरूरत नहीं आपके लिए। तो इन्होंने संसद में एक प्रस्ताव लाया, एक कंपनी का गठन किया और यहाँ पे बोला गया कि ये कंपनी जो है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया 21 वर्ष के लिए, ये भारत के साथ व्यापार करेगी। लेकिन भाई अब ये कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, है ना, कंपनी को क्या चाहिए भाई, फंड चाहिए, यानी पैसा चाहिए। अब इस पैसे कहां से लाएगी, तो इसके लिए क्या किया, सबसे एक बेस्ट योजना जो स्टार्ट हुआ, जो आज आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को या स्थापना करने वाले पूरे विश्व में यही डच है। इसी सरकार ने एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया और सभी को कहा कि आप यहाँ पे पैसे लगाइए, यानी कि इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आप इनका शेयर लीजिए। जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिट होगी तो आपको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये लॉस होगी तो आपको भी लॉस होगा। तो 1602 में सबसे पहले अगर पूछा जाएगा आपसे कि संगठित रूप से जो स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1602 में, किसके द्वारा, डच सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये एक जो कंपनी थी, एक प्रकार की गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, डच की सरकार तो जो थी उन्होंने ही इस कंपनी का गठन किया और इस पे फंड के लिए 1602 में एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए सबसे एक पॉइंट और याद आपको रखना है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट याद रखना है कि देखिए जो डच थे ना, मैं आपको एक बार मैप में आपको चीजें क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे भारत का, और ये हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है, ये हो गया आपका श्रीलंका। जो डच भारत आ रहे थे ना, तो भारत की खोज के लिए निकले थे। आप भारत की खोज के लिए मतलब कि भारत में किस प्रकार से हम समुद्री मार्ग से पहुंचे, तो समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले हुए थे। आपको मैंने बताया था स्पेन के तरफ से, यानी इटली के जो कोलंबस रहे, यानी स्पेन का एक कार्यक्रम के दौरान वो निकले थे जिसने अमेरिका की खोज कर ली। और उधर आपके बार्थोलोम्यू डियाज जो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप में पहुंचे 1492 में, उसी 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज जो था आपका। उसके बाद फिर 1498 में जो आपका वास्को डी गामा फाइनली भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसी क्रम में
आपका जो डच के एक नाविक है जिनका नाम था हॉटमैन, ठीक है, उनका नाम क्या है, हाउटमैन। हाउटमैन ये 1595 में निकले हुए थे और फाइनली 1595 में ये कहाँ पहुंचते हैं, भारत की खोज करने निकलते हैं, ये यहाँ पे पहुंचते हैं सुमात्रा द्वीप में, ठीक है, इंडोनेशिया। और ये भी गर्म प्रदेश है, तो यहाँ से मसाले का ये लोग ट्रेड करना शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मसाले का ट्रेड कर रहे हैं, तो जब यहाँ से ट्रेड कर रहे तो इनको पता चलता है भारत के बारे की, भारत तो भाई इधर था, ठीक है। इसी कारण ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं सुमात्रा द्वीप को, ठीक है ना, ये हो गया आपका सुमात्रा द्वीप, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सुमात्रा द्वीप, ठीक। अब यहाँ पे सुमात्रा द्वीप में कौन है, आपका डच आ चुके हैं यहाँ पे। इसी कारण इन्होंने क्या किया कि इधर सुमात्रा द्वीप में भी ये ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या चीज का, यहाँ पे मसाले का ट्रेड ये लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, डच इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट है कि इन्होंने क्या किया, पूर्वी घाट में, ठीक है, इधर ज्यादा भारत का ध्यान दिया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने अपनी बंदरगाह यानी कि व्यापारिक कोठी की स्थापना की, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1605 में अपनी एक व्यापारिक कोठी का स्थापना किया, ठीक है। उसी प्रकार यहीं आंध्र प्रदेश में एक निजामपट्टनम है, 1610 में, यहाँ पे भी इन्होंने अपना एक व्यापारिक कोठी, मेन प्रधान केंद्र यहाँ पे बनाया। उसी के बाद यहीं पे पुलिकट्ट में भी, ठीक है, पुलिकट्ट में भी तमिलनाडु में जो है, यहाँ पे अपना इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाया। तो मेनली देखिए आपसे पूछा जाता है क्यों, इसके पीछे का रीजन समझिए कि जो डच थे, ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बताया जो पुर्तगालियों ने मेन इनका जो फोकस रहा किस साइड, ये था आपका पूर्वी घाट में, ठीक है। लेकिन जो डच आएंगे ना, डच का जो व्यापारिक कोठी देखिएगा ये आपका पूर्वी घाट में था। इसके पीछे का रीजन क्या है, सुमात्रा द्वीप ये लोग पहुंच चुके थे, पहले से ही मसाले का व्यापार कर रहे थे। तो देखिए डच जो आएंगे, जितने भी यूरोपीय कंपनी आएंगे वो भारत के साथ मसाले का ही ट्रेड करेंगे, लेकिन जो डच हैं वो भारत के साथ क्या करेगा, वस्त्रों का व्यापार करेगा, ठीक है। इन्होंने ज्यादा ध्यान वस्त्रों पे दिया क्योंकि मसाले का ये ट्रेड ऑलरेडी इंडोनेशिया से कर ही रहे थे, इसी कारण, ठीक है। यहां तक सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए, पहले ये बताइएगा भाई, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि डचों ने किस तट पे ज्यादा जोर दिया था, डचों ने पश्चिमी तट के तुलना में, ठीक है ना, पूर्वी तट पे क्यों अधिक जोर दिया, इसका रीजन आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इनकी व्यापारिक कोठी भी मैंने आपको बता दिया, इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे बनाया गया, मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है। 1602 में ये भारत आ चुके थे, 1605 में जस्ट 3 साल के बाद मसूलीपट्टनम में इनकी पहली व्यापारिक कोठी का भी स्थापना हो चुका है आंध्र प्रदेश में। और यहीं पे निजामपट्टनम में भी इन्होंने 1610 में इन्होंने अपना एक व्यापारिक कोठी बना रखा है। उसी के बाद यहाँ पे पुलिकट्ट में भी, ठीक है ना, कहाँ पे, पुलिकट्ट में भी, पुलिकट्ट में भी इन्होंने अपना, पुलिकट्ट कहाँ है, तमिलनाडु, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी है। तो इस प्रकार से देखिए इन्होंने अपना जो जोड़ दिया कहाँ पे भाई, पूर्वी घाट में। इनका एक और व्यापारिक कोठी आप पढ़ेंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ही, ठीक है, ये रहा एक आपका यह पिपली जो कहता है, और एक होगा आपका कासिम बाजार, ठीक है, पिपली और कासिम बाजार, पिपली हो गया ये, और ये हो गया आपका कासिम बाजार, ठीक है, ये हो गया आपका कासिम बाजार। ये सब कहाँ है भाई, ये सब आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इस डचों ने पटना में भी, ठीक है, पटना में भी अपना व्यापारिक कोठी खोला था 1632 में, याद रखना ये आपको, कहाँ पे, 1632 में, ठीक है। पिपली कहाँ है, तो आपसे पूछेगा पिपली कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में। कासिम बाजार कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पिपली में, कासिम बाजार में भी जो आपका डच है वहाँ पे अपना इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोला। अब ऐसा बात नहीं है कि पश्चिमी घाट में इनका नहीं था, तो सूरत में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी 1616 में। और मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना जो व्यापारिक कोठी खोल रखा था उसको क्या किया था, डचों ने छीन लिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। तो कोचीन में भी इनकी क्या है, व्यापारिक कोठी है। तो आइए इस मैप में पहले देखिए, याद करिए फटाफट पहले चीजों को। देखिए डचों की व्यापारिक कोठी है जो पहली जो व्यापारिक कोठी इन्होंने 1605 में कहाँ पे खोला, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट्ट तमिलनाडु में भी इनका अपना व्यापारिक कोठी है। निजामपट्टनम में आंध्र प्रदेश में इनका मेन प्रधान केंद्र, देखिए ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि डचों का जो प्रधान केंद्र था वो कौन था, तो यही था, ठीक है, याद रखिएगा। 1648 में निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने खोला था, यह अपना यहाँ पे प्रधान केंद्र बनाया था निजामपट्टनम को, ठीक है। उसी प्रकार इनका वेस्ट बंगाल में पिपली में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल कहाँ पे, पिपली में। और कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में ही स्थित है, यहाँ पे भी इनकी व्यापारिक कोठी है। पटना में भी इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोल रखा था 1632 में। उसी प्रकार पश्चिमी घाट में दो इनका मेन बंदरगाह बोल सकते हैं या व्यापारिक कोठी, सूरत 1610 और कोचीन डचों ने छीन लिया था, किससे, पुर्तगालियों से छीन लिया था, कब, 1663 में, ठीक है, 1663 में छीन लिया था। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं भाई, ये बताइएगा।
ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको समझिएगा कि क्या होता है कहानी में ट्विस्ट। अब ये जो आप केरल जो क्षेत्र देख रहे हैं, मैं इस मैप में आपको दिखाऊं, देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका केरल। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है आपकी केरल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका केरल। ठीक है, ये क्या है आपका केरल। अब इस केरल में एक साम्राज्य चल रहा था जिस साम्राज्य का नाम है त्रावणकोर साम्राज्य। ठीक है, क्या नाम है, त्रावणकोर साम्राज्य। अब इस त्रावणकोर साम्राज्य के जो राजा थे उनका नाम था मातृदंड वर्मा, मातृंड वर्मा थे। ठीक है, मातृंड वर्मा थे, और इनका जो संबंध था पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छा था। ठीक है, किनके साथ, पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि केरल में 1503 में, याद करिए मैंने बताया था, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बना रखा था, और यहाँ पे केरल में त्रावणकोर साम्राज्य जो चल रहा था जिसके राजा थे मातृंड वर्मा, उनके साथ संबंध अच्छे थे। लेकिन आपको पता है कि जो केरल का जो केरल में जो पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी को किसने छीन लिया था, 1663 में डचों ने छीन लिया था। ठीक है, डचों ने छीन लिया था। तो 1741 की बात है, ये आपको याद रखना है। 1741 में एक युद्ध होगा जिसको कहेंगे कोलाचेर, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। कोलाचेर जो युद्ध है, ये कोलाचेर कहाँ पे स्थित है, ये कोलाचेर आपका केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, त्रावणकोर साम्राज्य का जो राजा है मातृंड वर्मा के बीच में और डचों के साथ हुआ था, जिसमें डच की क्या होती है, हार होती है। ठीक है, इस प्रकार देखिए डच से जो केरल या फिर कह लिया जाए कोचीन में जो उनका व्यापारिक कोठी था ये इनके हाथ से चला जाता। ठीक है, तो ये समझ में आया कि देखिए डचों से कैसे इनके हाथ से अब सारा व्यापारिक कोठी बाहर निकलेगा। तो ये जो इनके हाथ में था, डचों के हाथ में था, ये इनके हाथ से निकल चुका है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 1757 आपको याद होना चाहिए, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे बंगाल के नवाब और अंग्रेजों का। ठीक है, इस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुका है भारत में ट्रेड करने के लिए। बंगाल के नवाब को क्या करता है, हरा देता है, और बंगाल में जो अगला नवाब बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, अंग्रेज। और किसको बनाता है, मीर जाफर को। अब ये मीर जाफर को बनाया किसने है, अंग्रेज ने। तो सिंपल सी बात है, हम आपको राजा बनाया है तो हम आपको जैसे जो चीजें बोलेंगे, जो चीज मांगेंगे, तो अंग्रेजों ने इसके शासक में, यानी बंगाल का नवाब जो मीर जाफर को बनाया, अंग्रेजों ने इसको खूब लूटपाट की बंगाल की। ठीक है ना, बंगाल की जितनी भी धन थी उनको खूब लूटा। लेकिन लास्ट में मीर जाफर ने देखा कि भाई ये तो पूरी तिजोरी भारत की खाली कर रहा बंगाल की, और हमारा नवाब बनना एक कठपुतली के समान है। इसलिए मीर जाफर ने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं पिपली जो वेस्ट बंगाल में है और कासिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल में है, ये बंगाल का नवाब क्या करने लगा, अब इस क्षेत्र में ध्यान देने लगा और डचों के साथ में अपना थोड़ा सा क्या करने लगा, केंद्र इकट्ठा करने लगा। मतलब कि डचों पे इनका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होने लगा। इन्होंने अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ छोड़ दिया। अब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई भाया नहीं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जो डच यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको यहाँ से भगाना होगा। तो 1759 में एक युद्ध होगा, बेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध। इस वेदरा के युद्ध में डच की पराजित किया जाएगा, डच को हराया जाएगा, और पूरी तरह से 1759 में डच क्या करेगा, भारत को छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा वापस, कहाँ, इंडोनेशिया इनको भेज दिया जाता है। यानी कि 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, और इसमें एक संधि होती है अंग्रेजों और डचों के बीच में, कि जो इंडोनेशिया में जो भी अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी था वो दे देते हैं डचों को, और जो भारत में जितना भी व्यापारिक कोठी है वो कौन ले लेता है, अंग्रेज ले लेते हैं। इस प्रकार से देखिए डचों का पतन, भारत में जो इनका साम्राज्य था या भी भारत में जो ये व्यापार कर रहे थे ये पूरी तरह से समाप्त होती है। अब ये बेदरा जो है आपका, ये वेस्ट बंगाल में एक चिनसूरा जगह है। तो कई बार पूछा गया चिनसूरा का युद्ध, और पूछा भी जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था चिनसूरा का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1759 वाला ये युद्ध वेदरा का युद्ध ही पूछा जाता है। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको हुगली का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो पुलिकट तमिलनाडु जो आप एरिया जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे डचों ने अपना एक टकसाल भी बनाया था। यानी टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, यहाँ पे ये सोने के सिक्के बनाते थे। ठीक है, जिसको आप पेगोड़ा भी कहते हैं। और इस सोने के सिक्के में किसका चित्र मिलता था, वेंकटेश्वर यानी विष्णु भगवान का। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे भाई। चलिए अब फटाफट हम पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, नोट्स में आते हैं। अब सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कितनी चीजें आपको याद है नहीं याद है एक बार आप खुद भी देख पा रहे होंगे। चलिए भाई नोट्स में आइए, हर एक चीज अब आपको याद हो जाएगा, देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, हॉलैंड और जो नीदरलैंड के जो निवासी है, ठीक है,
हॉलैंड और नीदरलैंड के जो निवासी उनको क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। ठीक है, भारत आने वाला दूसरा जो यूरोप पे कंपनी है वो कौन है, डच ही है। ठीक है, लेकिन इनका जो स्थापना हुआ है 1602 में, तो उसका क्रम के अनुसार ये स्थापना के क्रम में कौन है, तीसरे नंबर में। दूसरे में कौन है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नीदरलैंड की सरकार ने एक सरकारी कंपनी की स्थापना की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा मैंने कहा, और 21 वर्ष के लिए इनको क्या कर दिया गया कि भाई एशिया महादेश, यानी भारत भी एशिया महादेश में आता है, उनके साथ आप व्यापार करेंगे। ठीक है, 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विश्व की पहली सरकारी कंपनी थी। इनका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो एम्स्टर्डम में बनाया गया था, और 17 सदस्यों की एक बोर्ड होगी जो एम्स्टर्डम कंपनी के मॉनिटरिंग, यानी ये जो कंपनी को देख रहा होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 17 सदस्य देख रहे होंगे। ठीक है, ये कोई गवर्नर नहीं भेजते थे, जैसे पुर्तगाली गवर्नर भेजे थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को, अल्बुकुर्क को, नीनो डी कुना को, आपने देखा। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे डचों के द्वारा नहीं थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। 1595-96 याद रखिएगा, दोनों ईयर आपको कई बुक्स में मिलते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि एक नाविक है हाउट मेन, ठीक है, डच के है, जो भारत के लिए निकला, लेकिन ये कहाँ पहुंचा था, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में पहुंच गया था। इंडोनेशिया ने इसने क्या किया, मसाले का व्यापार शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भारत के बारे जब इनको पता चला तो फिर ये भारत के साथ भी व्यापार शुरू करेगा, लेकिन इसने भारत में किस, अगर आपसे पूछा जाएगा मसाले पे ध्यान दिया, नहीं, इसने वस्त्रों पे अधिक ध्यान दिया था। ठीक है, तो डच शुरू में ही इंडोनेशिया चले जाने के कारण इनका ज्यादातर व्यापारिक कोठी पूर्वी घाट में बनाया गया। ये भी मैंने आपको बताया कि इनका जो भी व्यापारिक कोठी बनेगा, ज्यादा इनका जोड़ किधर रहा, पूर्वी घाट में। इसके पीछे का रीजन भी समझ में आ गया आपको। इसलिए डचों ने अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में ज्यादा ध्यान दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा ध्यान पुर्तगालियों की अपेक्षा किसने दी थी, तो डचों ने दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि इंडोनेशिया चले गए थे, और इंडोनेशिया जाने के कारण इन्होंने ज्यादातर भारत के किस घाट में, पूर्वी घाट में ध्यान दिया। पूर्वी घाट इन द सेंस की बंगाल की खाड़ी में इनका ध्यान रहेगा। अब इनकी जो व्यापारिक कोठी याद रखना, पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में आंध्र प्रदेश में स्थापना किया। प्रधान केंद्र इनका मैंने आपको बताया था निजामपट्टनम, 1648 में निजामपट्टनम को बनाया गया था। 1610 में पुलिकट तमिलनाडु में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी बनाया। पश्चिमी घाट में अगर दो याद रखना, एक तो सूरत में 1616 में, और बंगाल में पिपली और व्यापारिक कोठी बनाया। 1650 में बंगाल में कासिम बाजार को व्यापारिक कोठी बना लिया था। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूंकि मसालों का व्यापार इंडोनेशिया से कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भारत में मसाले के स्थान पर वस्त्रों को प्राथमिकता दी थी। ठीक, डचों ने पूर्वी घाट को, अच्छा ये तट भी पूछा जाएगा, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक ज्योग्राफी क्लास अगर आपने की है तो ये जो तट है भाई, कोरोमंडल तट हो गया, ये क्या हो गया आपका, मालाबार तट। तो पुर्तगालियों का आपका नाम हो सकता है, पूछा जा सकता है ऑप्शन में, मालाबार तट। ठीक है, ये कोरोमंडल तट पर अधिक बल दिए थे इन्होंने। चलिए आगे देखिए, पटना में इन्होंने 1632 में व्यापारिक कोठी बनाया था। डचों ने पुर्तगालियों से कोचिन कब छीन लिया था, 1663 में आक्रमण करके छीन लिया था। विश्व में पहला स्टॉक संगठित स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड ने 1602 में की थी। डचों ने पुलिकट में अपना टकसाल स्थापित किया, ये भी मैंने आपको बता दिया है, सोने का सिक्का, पैगोडा जिसको कहते थे, और इस पे किसका चित्र मिलता था, वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु भगवान की। ठीक, अब डचों का पतन के बारे में मैंने आपको बताया कैसे हुआ था। केरल में क्या था, एक त्रावणकोर साम्राज्य था जिसके राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा थे। इनका संबंध पुर्तगालियों से अच्छा था, ये भी मैंने आपको बताया है। और ये कैसे चीजें स्टार्ट हुई इनका पतन, तो पहला युद्ध होता है कोलाचेर, तो पूछेगा एग्जाम में कोलाचेर का युद्ध कब हुआ था, 1741 में त्रावणकोर साम्राज्य और डचों के बीच हुई थी, जिसमें डचों की हार होती। ठीक है, और कोचिन इनसे हाथ से चला जाता डचों के हाथ से। ठीक, और फाइनली 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद की जो मैंने कहानी बताई कि बंगाल का नवाब जो अगला बनेगा मीर जाफर, अंग्रेजों के मदद से, और मीर जाफर के माध्यम से अंग्रेज ने पूरी बंगाल की झोली खाली कर चुका था। तो और ये चीज उनके दिल ने जवाब नहीं दी। फाइनली मीर जाफर ने अंग्रेजों को साथ छोड़ डचों के प्रभाव में आ चुके थे, और ये चीज किसको नहीं भाया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए इसने सोचा कि सबसे पहले हमें अगर बंगाल में इस तरह से अगर लूटपाट बचानी है तो पहले हमें डचों को हटाना होगा। तो 1759 में बेदरा का युद्ध किया गया, जिसे चिंसूरा का युद्ध या फिर हुगली का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ये बेदरा जो स्थित है चिंसूरा में ही, बंगाल में, और ये हुगली नदी के किनारे, इसलिए इसको हुगली का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना भाई। मैंने लिखा है कि बेदरा चिंसूरा में युद्ध हुआ है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसमें डचों की हार हुई और भारत के साथ इनका साम्राज्य समाप्त हो गया। ये मैप भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब डेनिश डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए कल हम लोग जो देखेंगे डेनिश और फ्रेंच एक साथ देखेंगे। ठीक है, डेनिश भी देखेंगे और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार है वो दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, यानी जो मैंने सिलेबस में बताया ना,
कि यूरोपीय कंपनी, और फिर दूसरा चैप्टर में ब्रिटिश का भारत में कैसे विस्तार हुआ। तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी व्यापार करने के साथ साथ ये फिर क्या करने लगेगी, ट्रेड करने लगी। तो कैसे ट्रेड करेगी, कैसे विस्तार करेगा, उसको सेकंड चैप्टर में। तो इसको खत्म करने के बाद हम लोग इसके PYQ को करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे भाई, जिस स्टैंडर्ड में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो बच्चा वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो आप ऐसे ही कर पा रहे होंगे। तो चलिए चीज़ें याद हुई कि नहीं भाई। तो दोनों का व्यापारिक कोटि एकदम टिप में होना चाहिए। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों को कितना याद है। एक बार देखिए, अगर मैं आपसे पुर्तगालियों का पूछूंगा व्यापारिक कोठी, तो क्या आप बता पाएंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। तो फटाक से देखिए, ये चीज़ें आप जब तक रफ में करेंगे नहीं तब तक ये काम बनेगा नहीं भाई, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कोचीन में आप लेंगे, ठीक है, 1503 में, ठीक है, कोचीन 1503 में। फिर गोवा आ गया आपका 1510 में, बम्बई आ गया। उसके बाद आपका क्या आ गया, ये हो गया आपका बेसिन हो गया, दमन हो गया, ये दीव हो गया। उसके बाद इधर सेंथोमा हो गया, यहीं केरल में आपका एक सेंट एंजेलो फोर्ट 1505 में हो गया। हुगली हो गया, चट्टगांव हो गया, ठीक है। बस इतना ही तो है इनका। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ये भी सिंपल है। मसूलीपट्टनम हो गया, उसके बाद आपका पुलिकट हो गया, निजाम पट्टनम हो गया 1605 ये हो गया। उसके बाद पिपली हो गया, कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया 1632, सूरत में 1616, कोचीन 1613, सॉरी 1663, ठीक है। ये आपको पूरा एकदम टिप में याद होने चाहिए ये सारी चीज़ें। तो चलिए कल हम लोग देखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा है वो इसीलिए, और साथ के साथ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ा है, तो दोनों को एक में लपेटेंगे। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे और फिर उसका विस्तार दूसरे चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।